अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के बारे में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये कहा गया है कि आपके पास एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उस केस में D जो है वो मिड पॉइंट है बेस BC का। तो बेस BC का D मिड पॉइंट है, तो इस केस में AD लाइन सेगमेंट जो है वो प्रूव करो कि एंगल A का बाइसेक्टर है और AD लाइन सेगमेंट BC लाइन पे परपेंडिकुलर है। अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेट से हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। लेट से ये आपके पास एक ट्राइंगल है, हम नाम देते हैं कि ये है A साइड, ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट और ये आपका C पॉइंट और D पॉइंट उसने BC का मिड का है। तो BC का मिड पॉइंट लेट से हमने ये ले लिया, ठीक है ना। हमें साबित क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो A से D पे, क्योंकि उसने कहा है कि AD हमें साबित करना है A से D वाली लाइन जो है BC पे परपेंडिकुलर। तो A से D लाइन पहले खींचते हैं। तो A से D लाइन हम खींचते हैं यहां पर। ये हमने A से D लाइन और इसको नाम दे दिया कि भाई ये क्या है, D है। ये हमें उसने दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये आपके पास जो AD लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है इक्वली। बाइसेक्ट मतलब ये हुआ कि जितना पार्ट ये होगा इतना पार्ट ये होगा। मतलब ये अगर 90 का एंगल है तो 45 इस पार्ट के पास आएगा और 45 इस पार्ट के पास आएगा। उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी ये लाइन। ये साबित करो। उसके बाद ये साबित करो कि यहां पर जो आके टकरा रही है तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का है। दो चीजें आपको साबित करनी है कि ये एंगल जो दोनों बन रही हैं दोनों एंगल इक्वल हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट मान सकते हो। आपको अगर कॉन्ग्रुएंट की समझ आती है तो कॉन्ग्रुएंट मान ले और इक्वल की समझ आती है तो इक्वल मान ले। सो ये दोनों एंगल इक्वल आपको साबित करने हैं और उस केस के साथ साथ आपको ये वाला एंगल भी 90 का साबित करना है। ये मैंने 45 सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, 45 साबित नहीं करना है। बस ये साबित करना है कि ये जो एंगल नया बना है इसको कहोगे एंगल आपका BAD और ये आपका एंगल CAD दोनों इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। ये आपको मानने हैं, ये आपको साबित करने हैं और ये भी आपको साबित करना है कि ये 90 का है। अच्छा, यहां तक तो कहानी हो गई कि हमने इसको समझ लिया कि उसने हमें दिया क्या है और हमें प्रूव क्या करना। यहां तक तो हमने इस बात को सिर्फ समझा है। अब हम असल अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमें पता क्या है, हमें पता है कि इसकी आपके पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो लेट्स से हम ये मानते हैं कि ये वाली जो साइड है ना ये इसके इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसने खुद दी है तो हमने मान लिया कि भाई ये साइड और ये साइड इक्वल है और उसके साथ उसने ये भी दे दिया कि BC जो है BC लाइन पे D पॉइंट जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट से हम ये जानते हैं कि जब बात मिड पॉइंट की आती है तो मिड पॉइंट मतलब ये कि वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला पॉइंट है। तो मतलब BD से डिस्टेंस और DC से डिस्टेंस इक्वल है। तो मतलब ये जो साइड है ये साइड भी ये D से C और D से B इक्वल होगी, उसने जैसे हमें कहा कि मिड पॉइंट है। ये कंडीशन हमने यहां से पकड़ी कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको इसलिए हमने इक्वल किया और ये दोनों को इक्वल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर उसने कहा है कि भाई ये D जो है ये DBC का मिड पॉइंट है। अब कहानी रह गई क्या, हमने जो इससे पीछे थ्योरम किया 9.3 जो आपके पास एक्सरसाइज है, इससे जो पिछला थ्योरम था 9.1.3 वो हमें यही कहता था कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं बेसिकली, उनमें तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो उस केस में आपके पास क्या होता है, वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहां पर देखें ये साइड और ये साइड, एक साइड इक्वल दूसरी साइड इक्वल और तीसरी साइड आपको दोनों में कॉमन नजर आ रही है। तो ये आपके पास क्या हो गई, तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल। तो 3 साइड्स इक्वल, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपके पास दोनों कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों जो आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो
आपको ये साबित करना होगा कि आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात हम जानते हैं ना कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो हम जानते हैं कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल के सामने वाली साइड वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और उसके साथ साथ जो आपके पास साइड्स होती हैं, साइड के सामने वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सामने वाले एंगल कौन से होंगे? इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, ठीक है ना, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, तो ये इक्वल होंगे। अब क्या रह गया बाकी? यहां पर ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, और ये एंगल, तो ये आपके पास, ये तो आप वैसे ही जानते हो क्योंकि ये आपके पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ये एक ही साइड है ना, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ किससे है? हमारा मतलब सिर्फ इससे है। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना हमारा मकसद था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो वो हमने कर लिया है, ठीक है ना। इस चीज से जब हम इसको दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो इससे हमें ये तो साबित हो जाएगा कि ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इक्वल हैं। एक चीज हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज ये होती है कि भाई यहां पर ये हम 90 कैसे प्रूव करें। अच्छा, 90 जैसे प्रूव करेंगे इस बारे में हम बात करते हैं। आपके पास अगर कोई, यहां पर दो लाइंस हैं, एक लाइन है आपके पास ये, और दूसरी लाइन चाहे वो किसी भी तरह से उसको इंटरसेक्ट कर रही है, किसी भी तरह से, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से। ये हमने पीछे एक थ्योरम किया था, उस केस में हमने कहा था कि अगर आपके पास दो लाइंस इस तरह से होती हैं और एक लाइन को दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाले एंगल होते हैं बराबर, ठीक है। दोनों एंगल होते हैं क्या? बराबर होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये दोनों यहां पर जब एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, चाहे जैसे भी, तो यहां से यहां तक जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, ठीक है ना। दो लाइन यहां पर देखें, यहां से जहां तक का भी 90 का बनेगा, यहां से यहां तक का भी 90 का बनेगा, क्योंकि टोटल एंगल आपका यहां से यहां तक का 360 होता है। तो जब आप उसको दो पार्ट्स में कट करते हो तो यहां से यहां तक का 180 और यहां से यहां तक का 180, तो 360 बन जाता। तो चाहे किसी भी साइड से करो, यहां से आओ तब भी 180, यहां से आओ तब भी 180, और यहां से आओ तब भी 180, तो एक ही लाइन पे यहां से जब आओगे तो आपके पास 180 बनेगा। तो मतलब क्या? मतलब बात करने का ये कि यहां से यहां तक का जो एंगल है वो है 180 डिग्री का, ठीक है। और यहां से यहां तक का एंगल 180 डिग्री का है, और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हम पहले से प्रूव करके बैठे हैं कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब दोनों मेजर में इक्वल हैं, ठीक है ना, दोनों मेजर में इक्वल हैं। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो आप जानते हो क्या? आप लिख सकते हो एंगल बी डी, और यहां पर ऊपर बी डी ए यहां पर, और ये आपके पास दोनों क्या हैं? दोनों इक्वल हैं। तो प्लस दोनों को ऐड करो तो एंगल आपके पास सी डी ए, ये दोनों क्या हैं? इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बी डी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? बी डी ए की जगह पे सी डी ए लिख सकते हो, और सी डी ए की जगह पे आप बी डी ए लिख सकते हो मेजर की फॉर्म में, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल हैं, और दोनों को सम करो तो कितना बनता है? 180 डिग्री। अगर दोनों का सम 180 डिग्री बनता है तो इसको आप इकट्ठा लिख सकते हो। मतलब ये बी डी ए की जगह पे आप सी डी ए रख सकते हो, या सी डी ए की जगह पे आप बी डी ए रख सकते हो, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आप इसका लिख सकते हो मेजर एंगल बी डी ए प्लस मेजर एंगल बी डी ए। और ये क्यों कह रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पहले साबित किया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मेजर में ये इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 2 मेजर एंगल बी डी ए विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री, तो उसको 2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 90 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हैं और दोनों 90 के हैं। सो दोनों 90 के हैं, तो ये साबित हो जाएगा कि आपके पास ये जो आपके पास ए डी लाइन है
वो बी सी पे परपेंडिकुलर आके गिर रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 का एंगल, तो 90 का एंगल तो आपने साबित कर दिया। तो ये साबित हो गया कि यहाँ पर आपके पास ये एडी लाइन सेगमेंट थी वो बी सी पे आके परपेंडिकुलर गिर रही है। तो इस तरह से ये सिनेरियो तो हमने सारा किया जो हमें दिया था। अब हम चलते हैं अपने असल प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको जो लिखना होता है वो होता है गिवन, कि उन्होंने हमें दिया क्या है। तो गिवन, और गिवन में उसने दी हमें एक ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी ट्राइंगल दी, और इज यहां पर साथ में लिख दें ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इज एन यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहां पर हम सिंबल लिख देता हूं, सही है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए, हमने क्या कहा था, ए बी, यहां पर देखें ना अपने ग्राफ की तरफ और देखें हमने किसको इक्वल किया था। हमने कहा था कि अगर ये ट्राइंगल इक्वल है तो ए बी और ए सी इक्वल। तो ए बी और ए सी हमने, इसका मतलब ये है कि इस आइसोसेलेस है तो इसका मतलब ए बी और ए सी हमने इक्वल कर दिए, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर दें, ठीक है ना। या तो मैयर लिखें या एम लिखें, और एम नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसने दूसरा पॉइंट दिया कि डी इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी लाइन सेगमेंट का उसने मिड पॉइंट दिया। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब भी ये है कि बी से डी का जो मेजरमेंट है वो होगी जो आपके पास डी से सी की मेजरमेंट के इक्वल। ये आपको तो यहाँ पर गिवन था, ये दो बातें तो उन्होंने हमको दी थी। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि ये हमें देखने को कैसे मिलेगी ग्राफिकली, हमारे पास ये किस तरह से हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ग्राफिकली हमें कैसे देखने को मिलेगी, वो हमने जैसे बात की, ग्राफिकली हमें ये ऐसे देखने को मिलेगी। ये ट्राइंगल, ये आपकी ए, ये आपकी बी, ये आपकी सी, और ये आपका डी पॉइंट, और यहाँ पर इसको ऐसी स्ट्रेट लाइन, और ये, ठीक है, ये आपके पास आपको देखने को मिली। अब यहाँ पर लिखो कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, या वी हैव टू शो दैट, जो आप लिखना चाहो। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल आपके पास एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आपके पास सी ए और डी। ऐसा ही है ना। यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा? बाइसेक्ट का मतलब ये मैं आपको पहले भी कह चुका कि ये आपके पास इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, मतलब इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे, तो बी ए डी एंगल और सी ए डी एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट या इक्वल प्रूव करने। और दूसरा हमें ये साबित करना है कि यहाँ पर एंगल जो है, एंगल आपका बी डी ए विच इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पर नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बल्कि 90 का, हमें एग्जैक्ट 90 का यहाँ पर फिर मैयर लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना, 90 का प्रूव करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए 90 का होना लाजमी है, कॉन्ग्रुएंट होना लाजमी नहीं है। सो बी डी ए मैयर एंगल सी डी ए विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो बातें हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना। हमने पहले लिख लिया कि भाई हमें गिवन क्या है, उसके बाद हमने लिख लिया कि हमने प्रूव क्या करना है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि क्या करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स और यहां पर हम लिखते हैं रीजंस। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आप ये लिखते हो ना कि हम जो दो ट्राइंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो ए बी डी और ए सी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए सी डी। उसके बाद आपको जो गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या है कि ए बी की मेजरमेंट या फिर कॉन्ग्रुएंस टू ए सी, ये हमें गिवन है।
मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ और ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हमें गिवन है। अब अगर हमें गिवन है उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है, वो क्या है कि बी डी का डिस्टेंस और यहाँ पर डी सी का डिस्टेंस, या तो इसको इक्वल लिख लो या फिर इसको कॉन्ग्रुएंट लिख लो। अगर इक्वल लिखना चाहते हो तो एम लगा दो और इक्वल नहीं लिखना चाहते तो आप कांग्रेस का रिलेशन डाल दो। तो ये है गिवन है, ये भी गिवन है। अच्छा, सो दो चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद तीसरी साइड, ये आपके पास जो ए डी लाइन सेगमेंट है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ए डी लाइन सेगमेंट जो है इसको कांग्रेस क्या है, ये ए डी लाइन सेगमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप कॉमन लिख दें या फिर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लिख दें, ड्यू टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है। सो कॉमन है या फिर दो। अब यहाँ पे लिख दो कि ये ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपके पास ए बी डी और आपके पास दूसरा कौन सा था, ए सी डी। हाँ, ट्राइंगल ए सी डी, यही दो ट्राइंगल्स बनती है ना। अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्राइंगल्स यही बनती हैं। तो ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। और इसकी रीजन ये है कि एस 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 पास्टुलेट कि ये क्या कहता है, ये बेसिकली ये कहता है आपके पास कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल हैं, तो उस केस में ये ट्राइंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट, और तीन साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए हमने इसको कह दिया। अब क्या है, अब हमारा सच काम शुरू होता है। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, हमने ये देखिए, मैं आपको वापस लेके चलना चाहूँ तो हमने कहा था कि भाई ये देखिए ना, ये साइड और ये साइड इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके, तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। तो एंगल जो है, एंगल बी ए डी और बी ए सी बराबर, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आपके पास बी ए डी हो गया। उसके बाद क्या था, बी ए सी, नहीं, बी ए डी सी, बी ए डी और सी ए डी, सो सी ए डी ये दोनों हो गए, सी ए डी और बी ए डी ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। और क्यों, क्योंकि ड्यू टू कॉन्ग्रेस। यहाँ पर आप लिखो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इसको नाम देना चाहो तो नाम, चलो नाम बेस्ट नहीं है, ड्यू टू कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर लिख दें, ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट। ये इस वजह से हम, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए। आप दूसरा भी आप लिख दो, दूसरा आप जो लिखना चाहते हो वो भी लिख दो कि उसके बेस में क्या आएगा, उस केस में आएगा बी डी ए, एंगल बी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर कॉन्ग्रुएंट लिखने की बजाय आप मैयर में लिख दें। चलो एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ए। और ये क्यों है, ये भी यही वजह है, ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट। और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, हम इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसीलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट लिख लिया। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैयर में इक्वल है, क्या है, मैयर में इक्वल है। अच्छा, मैयर में इक्वल हो गया। सो मैयर में आपके पास बी डी ए इज इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल सी डी ए। अच्छा, अब वो बात मैंने आपको जो कही थी कि इन दोनों का सम 180 के बराबर है। यहाँ पर लिखोगे मैयर एंगल बी डी ए प्लस मैयर एंगल यहाँ पर सी डी ए विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख दें ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की यही डेफिनेशन होती है कि जो दोनों का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लें
यहाँ पर ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, उसको अगर हम मैथमेटिकल की ज़बान में लिखें तो सप्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं। वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो कोई एक इसकी जगह पे पुट कर दो, चाहे तो BDA की जगह पे CDA पुट कर दो, या फिर BDA की जगह पे CDA नहीं पुट करते तो CDA की जगह पे BDA पुट कर दो, जैसा आपको ठीक लगता है। सो एक को पुट कर दो, तो मेजर एंगल BDA, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, BDA लिखना था, तो BDA प्लस मेजर एंगल, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा मेजर एंगल, और यहाँ पर फिर से BDA, क्योंकि ये इक्वल हैं और दोनों 180 डिग्री हैं, सो इसको साथ में लेके चलते रहो। अब ये दो एक चीज़ एक जैसी चीज़ें हैं साम हो जाएंगी, तो 2 मेजर एंगल BDA ये डबल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 को डिवाइड कर दो, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो मेजर एंगल BDA विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 180 डिग्री डिवाइडेड 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो क्या आ जाएगा, मेजर एंगल BDA विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो इट मीन्स दैट कि आप इसको लिख सकते हो मेजर एंगल BDA विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और विच इज़ आल्सो इक्वल टू मेजर एंगल CDA। सो इन दोनों का यहाँ पर एंगल क्या आ गया, यहाँ पर मेजर एंगल दोनों का 90 आ गया, तो इट मीन्स दैट कि AD लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू BC लाइन सेगमेंट एंड लिख सकते हो। ये लिखने के बाद यहाँ तक आपका वो ख़त्म हो गया, AD लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड, और यहाँ पर AD इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। सो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ABC और दूसरी DBC, और दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो कॉमन बेस है वो BC है। मतलब ये हुआ कि उनकी जो कॉमन साइड है वो क्या है, BC है। जिस तरह से हम नॉर्मली पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि जब हम दो ट्रायंगल देखते थे तो उनमें एक साइड कॉमन होती थी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कोई सिनेरियो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स में ये जो BC साइड होगी ये दोनों में एक ही जगह पे यूज होगी, अलग-अलग ट्रायंगल नहीं होंगी बल्कि इकट्ठी ट्रायंगल ये बनाई जाएगी दोनों के लिए। अच्छा, उसके बाद आपको यह साबित करना है कि AD लाइन जो है इज राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। अच्छा, हमने पहले पढ़ा कि बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर बेसिकली ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बाइसेक्टर एंगल के साथ आता है, तो फिर क्या कहते हैं कि ये एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अब अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल यहाँ बाइसेक्टर किसके साथ आ रहा है, बाइसेक्टर आ रहा है BC के साथ। BC एक लाइन है बेसिकली। तो बेसिकली हम क्या साबित करेंगे, हम ये साबित करेंगे कि ये जो आपके पास लाइन जो AD लाइन है, ये AD लाइन B और C को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। ठीक है ना, B और C को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगी, मतलब जहां से कट करेगी वो उसका मिड पॉइंट होगा। अच्छा, उसके बाद राइट का लफ्ज आया है, राइट। यहां पर राइट बाइसेक्टर की बात हुई है। तो राइट बाइसेक्टर के बारे में तो हमने पहले भी काफी पढ़ा, लेकिन राइट जो है ये पहली बार है। राइट बाइसेक्टर बेसिकली उसको कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जो उसको इक्वल हिस्सों में कट तो करती है। ठीक है ना, उसको कट तो दो इक्वल हिस्सों में कट करती है, मतलब यहाँ पे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों को इक्वल तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो एंगल बनाती है वो 90 का बनाती है। ठीक है, यहां पर 90 का एंगल बनाती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको दो चीजें साबित करनी होगी। एक ये साबित करना होगा कि जो AD लाइन है जहां पर BC को कट करती है वहां पे दोनों साइड पे डिस्टेंस सेम हो। ठीक है ना, उस लाइन से C का डिस्टेंस और उस लाइन से B का डिस्टेंस दोनों इक्वल हो, ये साबित करना होगा। और ये भी साबित करना होगा कि AD इज
परपेंडिकुलर ऑन बेसी। परपेंडिकुलर मतलब क्या, राइट बाइसेक्टर मतलब क्या हो, ये 90 का एंगल है, तो 90 का एंगल मतलब क्या कि आपको परपेंडिकुलर साबित करना होगा, या फिर आप ये समझ सकते हो कि आपको 90 का एंगल साबित करना होगा इस केस में। सो यहाँ पर तो हो गई बात राइट बाइसेक्टर की। अब हम इसको थोड़ा बहुत ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ देखें ना, सबसे पहले उसने हमें दो ट्राइंगल दी और उनकी बेस हमको सेम रखनी है, तो हम कुछ ऐसी फिगर बनाते हैं जहाँ से हमारे पास ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन जाए कि हम क्या करें, हम हमारे पास जो है, हमारे पास जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनमें एक साइड सेम रह जाए। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ सिनेरियो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक हमने बना ली, अब दूसरी, तो यहाँ पे, सो यहाँ पे, और ये ऐसा ही कुछ, तो ये हमने दो ट्राइंगल्स बना ली। अब थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है, सो इसको मज़ीद करें तो तकरीबन यही चीज़ बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है। नाम दे दे, एक को नाम दे दिया, ए हम नॉर्मली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी ड्रा करना है। ये बी सी लाइन होगी, ए बी सी और डी, और ये मैंने यहाँ पर ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बी सी कॉमन लाइन उसने दी है, तो यहाँ पर ए नहीं लिख सकते, बी सी को कॉमन रखना, तो ये दोनों में कॉमन है तो बी सी यहाँ पे आना चाहिए, सो डी नीचे आ गया। तो यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। फिर वो कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपके पास ए बी सी ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है और दूसरी भी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब क्या कि ये साइड, यहाँ पर मैं इसको कलर चेंज करके, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड जो है ये इस साइड के इक्वल है। ये बात है कि आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स उसकी कम से कम इक्वल होंगी, तीसरी हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आपको जो साबित करना है वो है राइट बाइसेक्टर, मतलब एडी लाइन तो पहले बनाओ, ए और डी को मिला दो तो एडी लाइन बन जाएगी। तो ये ए और डी पे हम चल रहे हैं और डी पे हम आ रहे हैं, तो ये हम डी के आ गए। सो ये बेसिकली ये आपके पास, और ये जो डी लाइन ए डी लाइन है, ये आपको क्या करना है, यह आपको साबित करना है कि यहाँ पर आपके पास ये परपेंडिकुलर है। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन गई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्राइंगल्स बन गई हैं, ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, और ये भी एक ट्राइंगल और ये भी एक, आपके पास 6 ट्राइंगल्स टोटल बन गई हैं। लेकिन हमें जो साबित करना है, हमें कौन सी काम देगी, ठीक है ना। बड़ी की तरफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम इस बड़ी ट्राइंगल को देखें तो ये आपके पास क्या बनती है, यहाँ पर देखें ना, ये ट्राइंगल एक यहाँ से यहाँ तक होके ये एक ट्राइंगल बनती है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये और यहाँ से ये वाली जो ट्राइंगल बनने वाली है, ये एक ट्राइंगल बन रही है। इन द सेम केस अपोजिट साइड पे भी एक ट्राइंगल बन रही है, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। और ये हमने माना हुआ है, क्या माना हुआ है, ये माना हुआ है कि ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है और ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है। ऐसा ही है। तो अब ट्राइंगल ए बी और डी और ट्राइंगल ए डी और सी या फिर ए सी और डी। अब देखें, हमने जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हमने एसएसएस पोस्टुलेट पढ़ा हुआ है, मतलब तीन साइड अगर इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो अब देखें, ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, है ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, है आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से, और ये दोनों में कॉमन है। तो तीनों चीजें पूरी हो गई, तीनों साइड आपकी इक्वल हो गई, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बन गई है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई तो इसका क्या मतलब, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं, बल्कि ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल होने से ये क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गई। मतलब ये हुआ कि ए बी डी ट्राइंगल और ए सी डी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मतलब ये कि आपके पास इनकी अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल, तो मतलब ये कि एंगल आपका बेसिकली कौन सा, एंगल आपका बी ए डी और एंगल आपका सी ए डी इक्वल, ठीक है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मिक्सिंग नाउ। यहाँ पर ये एंगल और है और ये एंगल और है, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं इसकी वजह से। अब यहां पर ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए,
ठीक है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहां तक कहानी, और ये भी आपके पास इक्वल हो गया। लेकिन वो इक्वल, इन दोनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वल तो हो या ना हो, हमें क्या फर्क है, हमें तो अपने मतलब से मतलब है। यहां पर देखें, अब यहां देखें, यहां पर इन दो ट्राइंगल्स को भी गौर करें। ये हमने जो काम करना था कर लिया। अब देखें, ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम दे दो। लेट से ये जो इस पॉइंट पे टच कर रही है, इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हो ABCD और E, इसको E नाम दे दो। लेट से ABCD, यहां पर हम E, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से ये टच कर रही है, ये आपके पास, हमने इसको E का नाम दे दिया। अब AB और E एक ट्राइंगल है, AC और E एक ट्राइंगल है। ये दो ट्राइंगल्स हैं। उनमें खूबी क्या है? इनमें खूबी ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इनकी इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड जो है दोनों में, ये साइड भी दोनों में कॉमन है। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल, तो मतलब क्या कि आपके पास वो बनने वाली दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये कि ABE और ACE दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इस वजह से क्योंकि इनकी दो साइड और एक एंगल इक्वल हुआ है। तो इक्वल होने की वजह से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कहा है। तो कॉन्ग्रुएंट कहा है तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या साबित करना था? यहां पर एक चीज तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये पहले साबित किए हूं। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? एक अपोजिट साइड ये है और इसकी अपोजिट साइड ये है। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट साइड, तो BE और EC जो है ये दोनों इक्वल हो गई। तो एक चीज तो हमें यहां पता चल गई कि भाई ये दोनों तो इक्वल हम कर बैठे हैं, इस वजह से, क्योंकि इनकॉन्ग्रुएंट की वजह से ये दोनों इक्वल, और इसको इन दोनों को इस वजह से ये E से C और E से B दोनों इक्वल। एक चीज हमारी हो गई कवर। अब दूसरा इस दोनों को हम क्या करें? इस दोनों को हमने यहां पर दोनों को, ये दोनों साइड इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट कहा, और ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों इक्वल हैं। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर एक लाइन दूसरे पे आके गिर दिया तो ये टोटल एंगल क्या बनता है आपका? 180 डिग्री, और दोनों इक्वल है, तो वहां से क्या आ जाएगा? वहां से 90 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 प्रूव हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको जो होता है वो गिवन और फिर कहानी सारी, ठीक है ना। गिवन में क्या लिखना है? गिवन में आपके पास ABC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो गिवन में सबसे पहले आप लिख दें गिवन ABC, यहाँ पर ट्राइंगल साथ में लगा दें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। वो हमने बात कर ली कि ये दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और इसके साथ साथ के BC इज कॉमन बेस्ड, BC इज कॉमन बेस साइड, ये हमें पता है। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है, अब टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि आपके पास AD लाइन जो है, AD लाइन, यहां पर AD लाइन इज क्या है? राइट बाइसेक्टर। AD लाइन इज राइट बाइसेक्टर ऑन BC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ये साबित करना है कि आपके पास AD इज परपेंडिकुलर ऑन, यहां पर BC, एंड ये AD लाइन बाइसेक्ट, AD लाइन इज बाइसेक्ट in equally two parts, ठीक है ना।
या फिर इस ये लिख लें या फिर इसके साथ ये लिख लें कि भाई एडी लाइन क्या करती है, एडी लाइन इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, ये लिख लें, एडी लाइन इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब भी यही है, और इसका मतलब भी यही है कि एडी लाइन जो है बाइसेक्ट करती है उसको दो इक्वल पार्ट्स में, उस लाइन को। तो यहाँ तक ये तो बात हो गई कि हमें उन्होंने दिया क्या और हमने प्रूव क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि जो हम नॉर्मली करते हैं प्रोसीजर में, प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक यहाँ पर आप सपोजिशन में लिख दें कि यहाँ पर आप सपोजिशन या अजम्पशन लिख लें या कंस्ट्रक्शन लिख लें, चाहे तो जो भी लिख लें। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमें ये एक पॉइंट मानना है कि लेट पी बी द पॉइंट, बाकी सारा तो उन्होंने दिया था, पी बी द पॉइंट वेयर एडी लाइन इज बाइसेक्ट द BC लाइन, ठीक है ना। ये बात आप लिख लें कि P वो पॉइंट है जहां पर हमारी क्या है, यहाँ पर ये हमें इंटरसेक्ट करके देती है। अब हम यहाँ पर अपना असल काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स और यहाँ पर हम लिखेंगे रीजंस। अच्छा, अब हम असल काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास लाइन हो गई, तो हम साथ में बताते रहेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोरिस्पोंडिंग देखी ए बी और डी ट्राइंगल की। तो ए बी ट्राइंगल सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी और डी की कोरिस्पोंडिंग, ठीक है ना। इन दोनों का रिलेशन किसके साथ, ए डी और सी के साथ। तो ट्राइंगल ए, यहाँ पर ए सी और डी लिख लें क्योंकि उस ऐसे लिखा है ए सी और डी के साथ। सो ये ट्राइंगल बेसिकली। इसके बाद अच्छा, और ये है क्या, ये ए बी विच इज इक्वल टू ए सी। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ए सी और ये गिवन है। अच्छा, उसके बाद बी डी और सी में सी डी। सो बी डी और सी डी ये भी क्या है, ये भी गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से ये लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें आइसोसेलेस में आते हैं। और यहाँ पर क्या है, ए से डी दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए ए डी हम लिख रहे हैं। तो ए डी दोनों में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉमन लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो कॉमन आ रहा है इस वजह से। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब इसको लिख लो, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए, आपके पास ए सी डी। और क्यों, एस पास्टुलेट, थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास कि इस पास्टुलेट की वजह से, एस पास्टुलेट की वजह से हमने ये लिखा, तो ठीक हो गया। अब जो साइड्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखो। तो ये साइड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये, तो एंगल है बी ए डी। तो एंगल आपका क्या हो गया, एंगल आपका बी ए डी। तो एंगल आपका बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आपका कौन सा, सी ए डी। सो सी ए डी, और इसकी रीजन ये, क्योंकि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट माना है। तो ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिख दें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये लिखा। अच्छा, ये काफ़ी है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का हमें मतलब नहीं है। सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर इस केस में आप देखिए ना, तो अब इसको देखें, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो उस केस में यहाँ पर देखें, ये इसके इक्वल,
तो इससे छोटी ट्राइंगल, ये सिमिलर एंगल है ना बेसिकली, यही एंगल बड़ी ट्राइंगल में भी यूज हो रहा है और यही एंगल छोटी ट्राइंगल में भी यूज हो रहा है। सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से आप लिख सकते हो कि यहाँ पर, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं बोलते उसको, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का सेम रिलेशन है बेसिकली, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों का एंगल सेम है ना, यहाँ पर इसका भी एंगल यही है और इसका भी एंगल, तो बड़ी ट्राइंगल का एंगल भी यही है और छोटी ट्राइंगल का एंगल भी यही है, तो इसका मतलब छोटी ट्राइंगल का यही एंगल होगा। तो इस केस में आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंगल बी ए और ई, एंगल बी ए ई इक्वल है। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल बी ए ई is congruent to measure of angle, यहाँ पर ये हो सी ए और ई, ठीक है ना, यही केस बनेगा सी ए ई, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल, ये देखें ना बड़ी ट्राइंगल है, बड़ी ट्राइंगल के साथ यही एंगल आ रहा है, छोटी ट्राइंगल के साथ भी यही आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये जो आपका एंगल है वो सेम है दोनों केसेस में। आप इसको ये लिख सकते हो कि आपके पास प्रॉपर्टी होती है, इसको आप लिख दो तो नाम देख सकते हो इसको, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो इसको क्या नाम दे सकते हो, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और ये क्या कहती है, ये आपके कहती है कि अगर ए रिलेट करता है बी को तो बी रिलेट करेगा ए को, तो इस वजह से यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, तो उसका एंगल इसके साथ तो इसका एंगल उसके साथ हो जाएगा। सो ये हो गया बेसिकली, और ये हो गया। तो बाकी अब देख लें कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन क्या है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन यहाँ पर इसको नीचे लेके आ जाते हैं, इसको इधर नीचे मजीद लेके आ जाते हैं क्योंकि अब ये दूर हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग देख लें कि ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी ई, तो ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉरेस्पॉन्ड टू ट्राइंगल ए सी ई, सॉरी मैंने ये कांग्रेस लिख दिया, कांग्रेस रिलेशन नहीं, ये तो शो करना है, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। इन दोनों का आप रिलेशन हम ले रहे हैं और इन दोनों का रिलेशन यही कॉपी कर रहा हूँ, एक तो हम पहले बात कर चुके, सो एक तो ये हो गया ना, एंगल बी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए ई। अच्छा ये बात, अब इसके साथ ए बी और ए सी तो पहले से गिवन है, ए बी और ए सी तो सिमेट्री की वजह से, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से गिवन है, तो ए बी और ए सी तो पहले से, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ये तो हमें पहले से गिवन है। सो यहाँ पर ये आप लिख सकते हो, इसका लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका पीछे हम लिख चुके हैं, तो इसके लिए ये तो गिवन है, इसका आर्गुमेंट क्या है, ये गिवन है। अच्छा उसके बाद कॉमन साइड ए ई दोनों में आ रही है, तो ए ई दोनों में आ रही है, तो ए ई आपके पास हो गया, यहाँ पर क्या ए ई लिख सकते हो, यहाँ ए दोनों में कॉमन है, तो इस केस में आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस के एक एंगल दो साइड, तो यहाँ पर एस एस ए पास्टुलेट या फिर एस ए एस पास्टुलेट लिख सकते हो, तो उस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो आपके पास ट्राइंगल बी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये देखिए ना मैंने कॉन्ग्रुएंट फिर से लिख दिया, ये हाँ ठीक है ये सही लिखा। अच्छा वहाँ पीछे यूज़ कर चुके हैं एंगल, ये एंगल आप सी ए ई, ये दोनों इक्वल, तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो, उस केस में यहाँ पर अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ था, ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट किए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर आप बी ई और सी ई को कॉन्ग्रुएंट कर दो, बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई,
और इसकी रिलेशन, इसके आप लॉजिक दे सकते हो, इसकी लॉजिक दे सकते हो कि अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर आर लिखने के बजाय ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ये लिख दें, या फिर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल लिख लें। जैसा यहाँ पर ये अपोजिट ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल लिखा है, या फिर आप ये लिख लें कि ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस वजह से ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो इस वजह से ये, अब नेक्स्ट, अब हमें और भी कुछ शो करना है। वो शो करना है क्या, इसको तो 180 करना है और ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो उसके बाद ये इसका 90 शो करना है। तो यहाँ पर ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब एंगल ए ई बी या फिर बी ई ए, जैसा कह सकते हो, ए ई बी और एंगल ए ई सी इक्वल, या फिर एंगल आपका ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आपका ए ई सी। और इसका भी यही रीजन, इसका क्या है, यहाँ पर इसका ये आपके पास, ये इसको भी लिख दो, ये क्या है, ये अपोजिट साइड की वजह से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अब ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं बेसिकली यहाँ पर। इसके लिए भी आप वही चीज़ लिखना चाहते हो तो लिखते हो, नहीं तो आप ये लिख लो कि आपके पास वही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिख लें। ये सारे झंझट से पढ़ने की बजाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिख लें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस वजह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से ये दोनों इक्वल हुए। और ये अगर इक्वल है तो मतलब ये हुआ कि ये मैयर में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैयर में इक्वल है, मैयर में इक्वल है तो एम ए ई बी विच इज इक्वल टू एम ए ई सी, मैयर में ये इक्वल है। अच्छा, तो उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, क्योंकि वो एक लाइन से लाइन पे, दोनों लाइन की एक साइड से दूसरी साइड पे हैं, तो इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हो मैयर ऑफ ए ई बी प्लस मैयर ऑफ ए ई सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये साथ में चल रहा है, और यहाँ पर आप लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल, ये साथ में लिख लेना सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, सो उसके बाद यहाँ पर किसी को इक्वल रख दो, ए ई बी, ये दोनों इक्वल हैं तो आप इसको लिख सकते हो मैयर ऑफ एंगल ए ई बी प्लस मैयर ऑफ एंगल ए आपके पास ए हो गया और ई बी, क्योंकि ए की जगह पे दूसरे की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो 180 डिग्री, सो दोनों मिलकर डबल हो जाएंगे। तो मैयर ऑफ एंगल ए ई बी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो उस केस में 2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास, मैंने यहाँ पर एक गलती की क्योंकि मैयर ऑफ एंगल लिख के 2 लिख के मैयर ऑफ एंगल लिखना था ये। सो मैयर ऑफ एंगल ए ई बी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास मैयर ऑफ एंगल कितना हो गया, मैयर ऑफ एंगल ये आपके पास ए ई बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा भी 90, मैयर ऑफ ए ई और सी विच इज आल्सो इक्वल टू 90। सो दोनों 90 के हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। जब ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों एंगल 90 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख दो सिंस यट्स प्रूव दैट, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, ए डी लाइन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि पी क्यू आर एस आर इज अ स्क्वायर और एक्स वाई एंड जी आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है।
और पी क्यू और क्यू आर एंड आर एस आर रेस्पेक्टिवली यहाँ पर मिड पॉइंट्स हो गए इनके। और यहाँ पर आपको ये साबित करना है कि ट्राइंगल पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस वाई जी। तो देखते हैं क्या सिनेरियो। सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बनाते हैं ना, ठीक है ना, स्क्वायर बनाते हैं। लेट से हमने एक स्क्वायर बना लिया यहाँ पर, लेट से ये आपके पास स्क्वायर। अच्छा, नाम दे दो पी क्यू आर एस, ठीक है ना। जब भी वो बात करता है तो हमेशा तरतीब से चलना होता है, ऐसा नहीं है जब भी वो आपको फिगर देगा तो आपको तरतीब ए बी सी जिस तरह से करते हैं ना, तो ए बी सी उस तरह से पी क्यू आर की ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से, तरतीब से चलना है। स्टार्ट कहाँ से कर लें ये लाजमी नहीं है, स्टार्ट कहीं से कर लें, पी को यहाँ से स्टार्ट कर लें, पी को यहाँ से स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं, स्टार्ट कहीं से कर लें, लेकिन तरतीब वही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पी को कहीं भी डाल दो, क्यू को कहीं पे डाल दो, आर को कहीं, ऐसा नहीं है, तरतीब से चलो। तो पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस हो गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि भाई ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। स्क्वायर की खूबी होती है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये अगर 2 cm है, ये भी 2 cm होगी, ये भी 2 cm होगी और ये भी 2 cm होगी, तो सारे इक्वल होगी सबकी। अगर वो इतने सबके मिड पॉइंट्स ना भी देता ना, तो उसका मतलब क्या है कि एक मिड पॉइंट है तो मतलब वो सभी के लिए होल्ड कर सकता। तो अब ये देखें, ये मिड पॉइंट ले लिया, एक्स किसका मिड पॉइंट है, उसने लिया पी क्यू का, तो पी क्यू का मिड पॉइंट लेट से ये उसने एस दे दिया, एस। अच्छा, उसके बाद क्यू आर दे दिया, तो क्यू आर का मतलब क्या, क्यू आर ये इसका मिड पॉइंट ये। उसके बाद एंड आर एस ये, तो आर एस ये इसका मिड पॉइंट ये। अच्छा, वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि पी एक्स वाई, तो पी एक्स वाई जो है, पी एक्स वाई जो पॉइंट्स हैं उनको मिला दो, एक ट्राइंगल बनेगी। सो देखते हैं पी एक्स वाई, पी ये नाम भी देते हैं, ये इसको क्या नाम, ये पहला क्या था, पहला आपका एक्स था, तो एक्स, या इसको बाहर लिखते हैं अंदर नहीं, इसको ये एक्स और वाई ये और जी ये। अच्छा, पी एक्स वाई, पी पॉइंट ये, एक्स पॉइंट ये और वाई पॉइंट ये, तो इनको मिलाते हैं। तो ठीक है, भी मिलाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पी हो गया, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया, और वापस चलते हैं जी इस पे। सो ये ट्राइंगल बन गई एक। अच्छा, दूसरी ट्राइंगल को क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि एस जी और वाई, एस कहाँ पे खड़ा है, ये क्या कर दिया, एस कहाँ पे है, एस, हाँ ये एस ये खड़ा है, एस ये खड़ा है, एस वाई, एस जी और वाई, एस जी वाई, एस ये, जी ये और वाई ये, तो एस जी वाई, तो एस जी वाई, तो ये ट्राइंगल बन गई। तो दो ट्राइंगल्स बन गई। अब वो हमसे कह रहा है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो अगर हमें भाई इसका कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो या तो तीनों साइड इसकी प्रूव करें, और या फिर कुछ दो साइड और एक एंगल प्रूव करें, या फिर दो एंगल और एक साइड को प्रूव करें, तो तब जाके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो एक चीज़ हमें पता है, और वो क्या है, वो ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पी से क्यू का और पी से क्यू का, और ये आपके पास एस से आर का जो डिस्टेंस है वो बराबर है पी से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का। स्क्वायर की वजह से ये चारों साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर इसीलिए बोलते हैं इसको। तो स्क्वायर की चारों साइड, अगर ये पी क्यू का एक्स मिड पॉइंट है तो हाफ इसका हाफ कर दो और इसका हाफ कर दो, तो क्या होगा, दोनों इक्वल है तो दोनों का हाफ इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल रहा है पी एक्स का डिस्टेंस और एस जी का डिस्टेंस तो बराबर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो उसका मतलब मिड पॉइंट क्या कि दोनों को इसको हाफ किया गया है ना, तो हाफ इसका कर दो, या हाफ इसका, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो हाफ करें तो कितना आता है, दोनों का 1 आता है ना। तो ये भी 1 cm होगा, ये भी 1 cm। ये तो स्क्वायर से पता चल रहा है कि ये दोनों साइड तो इक्वल हैं। एक बात तो हमें पता चल रही है। अब किसी तरह से हम ये भी, या तो तीनों साइड्स इक्वल किसी से कर दें, या फिर एक एंगल और दो साइड्स और किसी तरह से तलाश करें। तो गौर करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो हम इनको हटाते हैं ना, कि ये सारा कहानी जो हमने किया। अच्छा ठीक है, अब गौर करते हैं यहाँ पर
ट्राइंगल्स बन कितनी रही हैं? एक ट्राइंगल बन रही है ये, एक ट्राइंगल बन रही है ये, जिसमें ये साइड्स आ रही हैं, एक ट्राइंगल बन रही है ये, और इस ट्राइंगल भी बन रही है ये। बेसिकली ये ट्राइंगल बन रही है हमारे पास 4 ट्राइंगल इसमें, 2 ट्राइंगल्स ये और 2 बड़ी ट्राइंगल्स, और जो बाकी 2 हैं वो तो ये आप खुद ही है, लेकिन इन 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 2 ट्राइंगल्स में इसकी साइड्स आ रही हैं, ठीक है ना, एक इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में इसकी साइड्स आ रही हैं। अच्छा, अब हम छोटी लेंगे तो क्या होगा? छोटी लेंगे तो यहाँ पर हमें ये छोटी लेंगे अगर, ये तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये बात भी होता है कि ये जो एंगल होता है 90 का होता है, ये स्क्वायर में जो होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो दोनों शेप्स होती है ना, उनमें यहाँ पर ये जो ये कॉर्नर होते हैं यहाँ पर 90 का एंगल बनते हैं सभी चारों साइड्स पे। तो एक एंगल तो हमें पता चल गया। सो छोटी हम ले नहीं सकते, छोटी हम लेंगे तो हमें इसका नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसका तो पता है, ठीक है ना, इसका तो पता है, इसका पता है, इसका भी पता है, ये दोनों इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो इससे भी कॉन्ग्रुएंट, तो इससे भी ये भी कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी। लेकिन इसका हमें फायदा सिर्फ यही होगा कि सिर्फ हम ये साइड पता कर पाएंगे कि ये साइड इक्वल है। लेकिन अगर हम इस बड़ी को लेते हैं, इस बड़ी ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है यहाँ से ये वाली, ये ट्राइंगल अगर हम लेते हैं तो इस ट्राइंगल से क्या होगा? इस ट्राइंगल से हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो आपके पास है ना, ये साइड भी हमें पता चल जाएगी और इस एंगल के बारे में भी पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? इस अगर हम इन 2 छोटी ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ना, तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ हमें यह पता चल जाएगा कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं। लेकिन अगर हम ये बड़ी ट्राइंगल्स लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों जो बड़ी ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों बड़ी ट्राइंगल्स को लेते हैं, तो ये हमें ऐसा फायदा देंगी कि हम एक तो एक साइड इसकी फाइंड कर लेंगे और एक एंगल भी इसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, एक साइड इसकी फाइंड कर लेंगे और एक एंगल फाइंड कर लेंगे। एक साइड हमारे पास पहले से है कहाँ है, और यहां से इसको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर गए तो एक साइड और एक एंगल यहां से आ जाएगा, तो 2 साइड बन जाएंगी और 2 एंगल बन जाएंगे, तो हमारा मसला इससे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम यही काम करते हैं। सो इस ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर ये ट्राइंगल पी क्यू और वाई हो, इस ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल की, तो ये मैंने कहा कि 90 है। अगर ये 90 है, एक एंगल इक्वल हो गया, और ये स्क्वायर है तो यहां से यहां तक की साइड, ठीक है, इसका भी एंगल 90 है ना, इसका भी एंगल 90, इसके ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी ये भी स्क्वायर है, ये पी से क्यू का और एस से आर का डिस्टेंस भी बराबर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की तो चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये साइड के बराबर होगी, 2 साइड बराबर हो गई। अब ये वाई इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो भी बराबर हुआ, तो एक साइड ये, दूसरी साइड ये, और तीसरा एंगल ये, 2 साइड और तीसरी चीज एंगल इक्वल हुआ, तो 2 साइड और एक एंगल, तो एस एस ए पास्टुलेट या फिर एस ए एस पास्टुलेट, जो हमारे पास 2 साइड और एक एंगल वाला फार्मूला होता है, उस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देखें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि हम साबित किए कि दोनों एंगल इक्वल हैं, 90 के हैं, तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब P से Y और S से Y इक्वल, तो P से Y और S से Y इक्वल, एक चीज हमें पता चल गई। अब दूसरा ये कि ये साइड और ये साइड इक्वल, ठीक है ना, ये अभी हमें अजम्पशन पता चल गया था कि मिड पॉइंट है तो ये इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल ये एंगल और इसकी अपोजिट ये एंगल, तो ये एंगल भी इक्वल, एंगल P है ये। अब आपका एंगल जो P बन रहा है आपके साथ X और Y के साथ, और ये जो आपका एंगल S बन रहा है Y और Z के साथ, ये दोनों भी इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये बात हम पहले से बात कर चुके हैं कि ये तीसरी साइड भी इक्वल, तो 2 एंगल और एक साइड इक्वल, तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गई, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से तो हम वर्क करेंगे, सारा प्रोसीजर हमारा इस तरह से होगा। अब हम इसको लिख लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमें एक स्क्वायर गिवन है, तो ये सब कुछ हटा लेते हैं, ये जो कहानी हमने सारी की है सिर्फ हम अपनी फिगर तक ही महदूद रहते हैं, ठीक है, यहाँ तक ये फिगर हमारे पास है, यहाँ तक रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं ना कि भाई इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में भी तो हमें टेंशन होगी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जो बातें हमने की हैं वही सारी कहानी हमने लिख देनी है, और क्या करना है हमने। तो ठीक है, सबसे पहले तो गिवन क्या है,
गिवन एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर गिवन है। और अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब पी क्यू, ठीक है ना, ये पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस, आर इज कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास एस से पी, एस से पी। ये चारों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है, ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद एक्स वाई जी आर मिड पॉइंट्स, ये भी उसने दिया। एक्स इज मिड पॉइंट, एक्स इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, एक्स इज मिड पॉइंट किसका है, पी क्यू का। तो पी क्यू का लाइन का मिड पॉइंट है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर आई ई लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये आपके पास हो गया पी और एक्स का डिस्टेंस, यहाँ पर पी और एक्स का डिस्टेंस ये कॉन्ग्रुएंट टू एक्स और क्यू का डिस्टेंस, ये मतलब है इसका। अच्छा, y इज मिड पॉइंट, y इज मिड पॉइंट, तो y इज मिड पॉइंट और ये p क्यू है, तो इस बार क्यू आर होगा, देखते रहिएगा, आई ई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्यू y का डिस्टेंस और y आर का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, उसके बाद z इज मिड पॉइंट, तो z मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये किस पे होगा, एस आर पे, एस आर पे। तो ये क्या होगा, इसका आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी एस, ये फिर एस जी, बात एक ही है, जी एस, ये एस जी, एस जी एस और एस आर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात तो हमें पता चली उसने जो दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी असल कहानी की, जो हम करते हैं यहाँ तक तो हमने। अच्छा, हम प्रूव लिखना है या हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि दोनों ट्राइंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और वो ट्राइंगल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको मैं लेके आ गया, इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया था। हमें ये साबित करना है कि ट्राइंगल पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस जी वाई, ठीक है ना, ये हमको साबित करना है। एस जी वाई हमको क्या करना है, ये हमको साबित करना है। तो देखें यहाँ पर ये चीज़ हमें साबित करनी है, ये हमने लिख ली। अब है स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्शंस, स्टेटमेंट और रीजंस। तो स्टेटमेंट्स, रीजंस, यहाँ पर स्टेटमेंट्स और यहाँ पर रीजंस। स्टेटमेंट्स और रीजन में हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजन में लिखते हैं सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग, किस किस की कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो ट्राइंगल किसकी पी क्यू और वाई की देखी थी, तो पी क्यू और वाई एक ट्राइंगल है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं किसके साथ, इसको भी साथ में लेके चलते रहते हैं, इसको और छोटा करते हैं और इसको साथ में लिखते हैं कि यहाँ पर हर बार हमें देखना पड़ता है, तो इसको छोटा करते हैं, ये छोटा हो गया। अब इसको देख देख के हम लिखते चले जाएंगे कि हमें क्या करना। अच्छा, थोड़ा और करीब आ जा भाई, ठीक है। सो ये पी क्यू आर और ट्राइंगल, ये आपका एस वाई, एस जी और वाई, एस जी वाई। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, सो ये। अब सबसे पहले तो जो हमें पता है पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू बराबर है, सो पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एस आर के, एस आर के। और ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गिवन है। इसको थोड़ा और साइड पे करते हैं। अच्छा, ये गिवन है। उसके बाद दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये आपका एंगल की आर, ये पी एंगल क्यू और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों, यहाँ पर इसकी रीज़न लिखेंगे
कि यहाँ पर ये क्या है, ये भी गिवन लिख दें, गिवन लिख दें। क्यों? क्योंकि गिवन में क्या है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से हम लिख रहे हैं। या फिर आप ये लिख दें गिवन की बजाय पी क्यू आर इज स्क्वायर, सो पी क्यू आर इज स्क्वायर, ये भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन वो गिवन में आ जाता है तो पी गिवन काफ़ी है। सो ये गिवन। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कहा, ये भी बात हो गई, ये भी यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास क्या है, क्यू से वाई और आर से वाई, ये भी इक्वल। सो क्यू से वाई, आर से वाई, ये भी इक्वल, तो ये भी गिवन है, सभी तो आपको दिया है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा दूसरा आपके पास हो गया, ट्राइंगल एस जी वाई। सो एस जी वाई, सॉरी एस जी वाई मैंने लिखा ही गलत था, बल्कि एस आर और वाई की बात हम कर रहे थे। तो एस आर और वाई मैंने छोटी को ले लिया, एस आर और वाई, वो तो लास्ट में हम कोट करेंगे, एस आर और वाई, एस आर और वाई, ठीक है। अब एस आर वाई, सो एस आर वाई, अच्छा ये हो गया। एस आर वाई होने के बाद यहाँ पर ये क्यों हुआ है, एस एस पास्टुलेट की वजह से, एस एस पास्टुलेट की वजह से, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये एंगल जो है, ये एंगल इसको नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, एंगल आपका कि क्यू पी वाई, एंगल आपका क्यू पी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आपका आर एस वाई, यहाँ पर देखिए ना, ये आर एस वाई ये एंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल थी और कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव किया थी, तो उसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये। सो उसके बाद ये P से Y और S से Y भी कॉन्ग्रुएंट, P से Y इज कॉन्ग्रुएंट टू S से Y। और इसकी लॉजिक दे लें, इसकी लॉजिक क्यों है, इसकी लॉजिक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट, इसकी रीज़न ये है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इस वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ वो तो हमें पहले से पता है, वो मिड पॉइंट वाली, तो वो क्या है, इसको नीचे लेके आते हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इसको थोड़ा और नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ भाई, ओके ठीक है। और ये हो गया, ये बात हमें पता है, पी एक्स और एस जी, तो पी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एस जी, और वो क्यों, वो तो गिवन है, सो यहाँ पर ये देखें, आपके पास दो साइड और एक एंगल फिर से इक्वल, तो दो साइड और एक एंगल इक्वल, तो उसका मतलब ट्राइंगल पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस जी वाई, दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ए एस पास्टुलेट, तो इस वजह से ये इक्वल हो गए, तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपकी, दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी एंड हो गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।